नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस और ये है इसका सेट नंबर 4। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो एनटीपीसी के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको देखने वाले हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका और आपका मैथ जो रेलवे के लिए है किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत है, कितना डीप में जाने की ज़रूरत है, इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 एंड द ट्वाइस ऑफ देयर सम इज़ 100, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। यदि 3 संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में हैं, उनके योग का 2 गुना 100 है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग हमें निकालना है। तो जैसे हमें दे रखा है कि 3 संख्याएं हैं 2, 3 और 5 के अनुपात में, अब उनके योग का 2 गुना यानी इनके सम का 2 गुना हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इनका अगर हम सम निकालें यानी योग निकालें तो 2, 3, 5 और 5, 5, 10, इसका 2 गुना हमें दे रखा है यानी 10 तो उसका योग हुआ, इसका 2 गुना कितना हुआ 20। 20 की वैल्यू दे रखा है कितना 100। हमें निकालना है कि जो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के वर्ग की वैल्यू निकालना। सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ 5, 5 जो भी है 5 का मान उसका स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर 20 की वैल्यू कितना है 100, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 100/20 यानी 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ये सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 25। हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बोला है कि 48,000 रुपये की राशि पर 20% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यदि ब्याज कैसा है वार्षिक। तो हमें इनको बेसिक फॉर्मूले से अगर सॉल्व करें तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो उसका मिश्र धन यानी अमाउंट का वैल्यू है, जो फॉर्मूला है वो कितना होता है P × 1 + R/100 की पावर n। P क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, तो मूलधन कितना दे रखा है 48,000। 1 + R, R कितना है रेट की वैल्यू 20/100। n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर, कितने साल, या फिर बोलते कि कितने बार इसको कैलकुलेट किया। तो 2 साल कैलकुलेट किया है कैसा सालाना, तो n की वैल्यू कितना हो गया 2। सॉल्व करते हैं इसको तो 48,000, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 5 बार, तो 5, इसको एलसीएम लेंगे 1 + 1/5, तो इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा ये 48,000 और ये कितना हो गया 6/5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 48,000, 6/5 यानी 6 को 2 बार लिख दिया और नीचे 5 को 2 बार लिख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कट करें इसको तो 5 से 9 बार 45, 3 बच गया, 5 × 30, ये 2 बार। फिर अगेन इसको 5 से कट करते हैं तो कितना हो गया 5 से 1 बार बचा 4, 5 से 9 बार 45 बचा 2, बचा 1, 5 दूना 10 और ये। तो हमारे पास जो वैल्यू आया कितना है 192.0 × 36। अब इसको मल्टीप्लाई करना फटाफट, तो इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36। सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 2 बार 12, 1 से 6 नहीं है 54, 1 55, 1 बच गया, सॉरी 5 कैरी हो गया, 6 कम 6 5 11। अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 बार 6, 3 9 27 कैरी 2 और 3 एकम 3 4 5, ये हो गया 2, 6 5 11, 7 1 8 1 9 और ये कितना हो गया 6 और यहाँ पे एक 0 था। तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है उसका ब्याज यानी CI। तो कितना होता है मिश्र धन में प्रिंसिपल को माइनस कर दें यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारे पास जो मिश्र धन यानी अमाउंट आया था कितना हो गया 69,120 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 48,000। सॉल्व करते हैं तो ये 3 0 घट जाएगा, तो इतना 9 में 8 गया 1 और 6 में 4 गया 2, तो ये कितना होगा 21,120, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच। एक सीढ़ी जो है 20 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर दीवार से झुकी हुई है। जैसे देखिए ये हो गया हमारा एक दीवार, यहाँ से एक सीढ़ी जो है टच करके रखा हुआ है ज़मीन पे, और ये जो है ज़मीन से कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हमारा सीढ़ी हो गया और सीढ़ी की लंबाई कितना दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, अब बोलता है सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंची पहुंचती है, मतलब हमें ये वाला हाइट की वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं इसको h, तो हमें क्या निकालना है ये वाला दिया क्या है ये,
तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो इनको लेकर कौन सा हमारा फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण यानी हाइट अपॉन ये यानी h अपॉन 20। तो थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 h अपॉन 20। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे 10, यानी h की वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला है कि 2 पोल्स ऑफ द हाइट 15 and 20 meter stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. 15 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई के दो खंभे एक समतल जमीन पर लंबवत खड़े हैं। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनकी चोटी के बीच की दूरी कितना है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया समतल, ठीक है। यहाँ पे दो हमारे पास पोल्स हैं, एक है देखिए कितना 15 मीटर का, और जो दूसरा है 20 यानी इससे थोड़ा सा बड़ा, या मान लिया ये हो गया 20 मीटर। आगे क्या बोला है, उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 मीटर। हम निकाला उनके चोटी के बीच की दूरी, यानी जैसे ये हो गया इसका चोटी, ये हो गया इसकी चोटी, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों इक्वल ही होगा, तो ये भी कितना हो गया 12 मीटर। अब ये 15 है, ये पूरा 20 है, तो ये कितना बच गया 20 माइनस 15 यानी 5। हमें क्या निकालना है ये, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 13 का स्क्वायर, यानी ये कितना होगा 13। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13 मीटर, यानी इन दोनों के चोटी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर। आगे बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट फॉर 2 years अमाउंट टू ₹1200. The compound interest on the same sum of the money invested at the same rate of interest for 2 years amount of 1290. What was the principal? अब यहाँ पे देखिए एक निश्चित धनराशि है, एक निश्चित रेट पर या निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, जिसका साधारण ब्याज हमें दे रखा है 1200। उसी निवेशित राशि पर उसी राशि पर ब्याज की दर समान है और 2 वर्ष के लिए इसे अभी चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया तो 1290 रुपये आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है मूलधन। तो अभी देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो आ रहा है कितना 1200 रुपये, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1290 रुपये। अब हमें निकालना है मूलधन। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल के लिए, प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है। तो आप अगर प्रिंसिपल P मान लें और ट्री मेथड से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा ट्री मेथड से, तो अगर 2 साल के लिए डिवाइड करेंगे तो एक ब्याज यहाँ पे मिलेगा, एक ब्याज यहाँ पे मिलेगा, और फिर एक बार ब्याज इस वाले अमाउंट का मिल जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें SI 2 साल के लिए 1200 है, ये कितने हैं 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा ये आधा आधा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल कि पहले साल जितना मिला उतना ही नेक्स्ट ईयर मिलेगा, उतना ही नेक्स्ट ईयर मिलेगा, यानी जो ब्याज है वो हमेशा कैसा होता है फिक्स होता है। तो अगर 1200 2 साल का है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 600, यानी यहाँ पे अगर हम देखें ट्री मेथड में तो 1 साल का ब्याज मिला 600, दूसरे साल का भी ब्याज मिला 600। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल तो सेम ही रहता है, लेकिन दूसरे साल क्या होता है कि इतना तो मिलेगा ही जितना पहले साल मिला था, लेकिन जो पहले साल मिला है उसका एक बार और ब्याज मिल जाएगा। तो 600 रुपये था, 600 2 बार मिल गया, लेकिन अगली बार उसको 1290 मिल गया, यानी 600 2 बार कितना मिलना चाहिए था 1200, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल गया 90 रुपये। तो ये कितने रुपए ब्याज मिल गया उसको 90 रुपये। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं कि 90 रुपये का ब्याज किस प्रिंसिपल पर मिला है 600 रुपये पर। तो रेट अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो रेट कितना होगा ब्याज अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 600 इंटू 100। कैसे निकालने हैं हमको पता है कि SI के लिए प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम PRT अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है SI। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है रेट, तो रेट अगर निकालना होगा तो कितना लिखेंगे ब्याज यानी SI अपॉन PT इंटू 100। तो यहाँ पे ये एक साल के लिए निकाल रहे थे इसलिए T की वैल्यू कितना हो गया 1, SI यानी ब्याज कितना मिला 90 रुपये, P यानी
किस अमाउंट पर लगा है, तो 600 रुपये पर लगा इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम रेट निकाल रहे हैं तो रेट कितना हो जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, ये 2 से 5 बार कटेगा, यानी रेट कितना निकल आया, 15%। अब हमें रेट मिल गया, हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, रेट कितना था 15%, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है 15%, समय कितने कितने साल के लिए लगा रहे हैं, एक साल के लिए, तो ये 1 साल हमारा टाइम हो गया, ब्याज कितना मिला 600। तो यहाँ पे अगेन हम लगा लेते हैं PRT यानी प्रिंसिपल, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 1/100 इज इक्वल टू ब्याज कितना मिला 600। सॉल्व करते हैं तो 15 चौको 60 यानी P कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट और SI दोनों को एक साथ समझ के हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, और ये कौन सा मेथड है, ट्री मेथड है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 3 and 2730 रुपीज़। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 78 फाइंड द अदर नंबर। दो नंबर है जिसका LCM और SCF दे रखा है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है नंबर सिस्टम से कि LCM इंटू HCF ये हमेशा उनके जो भी नंबर है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो नंबर है तो A इंटू बी, ये आपको याद रखना है कि उनके LCM और SCF का मल्टीप्लिकेशन उन नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे LCM कितना दे रखा है 2730, SCF कितना दे रखा है 3, इनका मल्टीप्लिकेशन उनके नंबर के गुणनफल के बराबर। तो एक संख्या तो है 78, तो दूसरी संख्या में निकालना है। सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार 6, 3 6 18, ये कितने से कटेगा 2 से, तो 2 कम 2 2 3 6 13 बार, और इसको 2 से कट करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। अब ये 13 से कट जाएगा तो 13 से 1 बार, फिर 0, तो 13 पचे 65, यानी बी की वैल्यू कितना आ गया, दूसरी संख्या मतलब कौन सी आ गई 105, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। If P traveled at the first half of the journey at 40 km/h and the remaining distance at 50 km/h, find the average speed। अभी देखिए एक P है, वो यात्रा का आधा डिस्टेंस, जैसे हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, ये हो गया उसका हाफ, तो हाफ डिस्टेंस उसने 40 km/h से किया, और जो बचा हुआ हाफ है वो कितने से स्पीड से किया 50 km/h से किया। तो हमें औसत स्पीड निकालना है। तो औसत स्पीड के लिए क्या चाहिए, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल लेंगे तो हमें एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास डिस्टेंस फिक्स है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आधा दूरी है, तो ये वाला भी आधा दूरी होगा, यानी क्या है कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। इस केस में आप एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर दूरी फिक्स है, यानी उनके द्वारा चला गया दूरी अगर समान है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा 2AB अपॉन A प्लस बी। ए क्या होगा पहला स्पीड, बी क्या होगा दूसरा स्पीड, तो 2AB अपॉन A प्लस बी। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें 2 इंटू ए, पहला स्पीड कितने से चला 40 से, दूसरा 50 से, अपॉन A प्लस बी, 40 प्लस 50 कितना हो गया 90। तो ये कट जाएगा, और किसी कटने वाला नहीं, कटने वाला तो कितना हो जाएगा 4 से दूनी 8, 8 पंचे 40, 400/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 चौको 36 बचा 4, 9 चौको 36 बचा 4, तो ये कितना हो जाएगा 44.44, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको आपको अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने एक स्पीड जो है 40 से, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस 40 से चला, दूसरा हमने किससे चला 50 से चला, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम स्पीड का LCM लेते हैं तो क्या निकलता है, टोटल डिस्टेंस निकल जाता है। तो 40 और 50 का LCM कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब 40 की स्पीड से 200 चला तो टाइम कितना लगेगा 200/40, यानी कितना हो गया 4 पंचे 20, 5 घंटे। 50 की स्पीड से 200 दूरी चलेगा तो कितना टाइम लगेगा 200/50, यानी 4 घंटे। अब हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड,
तो एवरेज स्पीड कितना, हमने क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए 200 टोटल डिस्टेंस था, 200 टोटल डिस्टेंस था। अब इसने 200 चला और 50 वाले ने भी आगे उतना ही चला, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 + 200 यानी 400, ठीक है। और टोटल टाइम, तो ये 5 घंटा लिया, ये 4 घंटा लिया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 9, यानी 400/9 सेम कितना हो जाएगा 44.44। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास डिस्टेंस फिक्स है तो 2ab/a+b, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 और 29। 15, 25 और 29 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि सबसे बड़ी संख्या का ले लो। अब चेक करते जाओ, जैसे हमने 29 को ले लिया, अब चेक करना है बाकी संख्याएं से क्या इसको कट कर पाएगा। तो 25 क्या 29 को कट कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। 29 जो है एक प्राइम नंबर है, यानी ये किसी से कटेगा ही नहीं, तो 25 को भी यहाँ पे होना पड़ेगा, तभी तो 25 इसको कंप्लीट कट कर पाएगा। अब चेक करते हैं 15, 15 क्या इनको कट कर पाएगा। तो 15 अगर देखें तो 5 से 3 बार, ये 5 से 5 बार। अब ये 3 यहाँ पे किसी को नहीं कट कर पा रहा, यानी यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 29 × 25 × 75, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो 5 से अगर गुणा करेंगे तो 5 × 9 = 45, शेष कितना हो गया 4, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 14। 7 से करते हैं 7 नहीं 63, कितना शेष बचा 6, 7 × 2 = 14, 14 × 6 = 20। तो हमारा हो गया 5, 4, 3, 7, 1 और ये 2, तो 2175, 2175 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम बताना कौन सी जो इक्वेशन है, कौन सा वैल्यू यहाँ पे जो पुटिंग है, कौन सा वाला सही है। यहाँ पे देखिए कि 4 संख्या है, 3/8, 19/73, 29/47 और 70/39। चारों संख्या सेम है, इधर उधर किया। तो सबसे पहले देखिए, पहली वाले में देखिए 3/8 को सबसे छोटा बताया है, फिर बाकी में 3/8 को बीच में रखा है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें 3y, और बाकी में देखिए 19/73 को सबसे छोटा बताया है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 3/8 और 19/73 में कौन बड़ा है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आपस में आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये 3 को इससे कर देंगे, 8 को इससे। जब 3 को इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 73। इधर 8 को इससे करवाएंगे तो 8 × 19 मल्टीप्लाई करें अगर तो 3 3 9, 7 3 21, और ये कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 1 8, 8 7 15, यानी बड़ी संख्या कौन सा है ये 219। मतलब 3/8 जो है 19/73 से बड़ा है। तो 3/8 यहाँ पे छोटा बता रखा है, यानी ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब इन 3 में से हमें पता लगाना है। तो 19/73 सबसे पहले ही रखा है, यानी 19/73 को किसी और से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3/8 है, यहाँ पे भी 3/8 है, और यहाँ पे क्या है 17/39 और 29/47। अगर हम इन दोनों को चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो एक बार हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 17/39 और 29/47। तो सॉल्व करते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 17 × 47 और ये कितना हो गया 29 × 39। तो 17 सत्ते 119, शेष कितना हुआ 11, 17 देंगे हम 17 चौको 68, 68 1 69, 10 79, ये हो गया इतना 799। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 नहीं है 81, 9 2 18, 18 8 26, 9 3 27 और 3 2 6 7 8। तो ये 1 7 6 13, 8 2 से 11, तो यानी ये वाली संख्या बड़ी है। तो 29/47, 17 इससे बड़ा ही होगा। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि ये वाली संख्या इससे बड़ी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड आपको याद रखना है कि जब भी फ्रैक्शन हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वाली संख्या बड़ी आ रही है वो वाली संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Divide 3740 in 3 parts in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal। तो क्या बोला है कि 3740 को इस तरह से 3 भाग में विभाजित करना कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 तीसरे भाग के 1/6 के बराबर हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हैं A, B एंड C। ठीक है,
अब यहाँ पे पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 आपस में क्या हो जाए, बराबर। और यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी प्लस c कितना है, 3740। अब इनको नीचे वाली संख्या को हटाना है, तो सब जो एलसीएम होगा 2, 3 और 6, इनका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। एलसीएम का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बराबर 2b इज इक्वल टू c। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें इनमें से ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप पढ़ेंगे कि जैसे इन तीन एक इक्वेशन में इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालना है, तो मान लेते हैं हमें ए की वैल्यू निकालना है। जब ए की वैल्यू निकालना है तो ए के पास जो भी कॉफिशिएंट है उसको आप हाइड कर लीजिए, यानी यहाँ पे नहीं देखना कि कुछ है। बचा कौन सा, दो कॉफिशिएंट के साथ, जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू बस देखना। तो यहाँ पे 2 है और सी के साथ कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो 2 गुणे 1 कितना हो गया, 2। अगर हमें बी की वैल्यू निकालना है, तो बी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे आप हाइड कर लीजिए कॉफिशिएंट का। तो बचा कौन सा, 3 और 1, 3 गुणे 1 कितना होगा, 3। सी की वैल्यू निकालना है, तो इसको हाइड कर लिया, तो बचा 3 और 2, 3 गुणे 2 कितना होगा, 6। तो ए बी और सी का अगर हम अनुपात देखें, तो ए की वैल्यू कितना हुआ, 2, बी की वैल्यू कितना हुआ, 3 और सी की वैल्यू कितना हुआ, 6। हमें ए बी सी का रेशियो पता चल गया। अब अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और 6, 6, 5, 11, 11 की वैल्यू, यानी टोटल सम कितना दे रखा था, देखिए यहाँ पे 3740। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 3 बार 33, 4 बच गया, 11 चौक 44। अब हमें क्या निकालना है, तीनों वैल्यू की, तीनों जो कॉफ़ी है हमारे पास वेरिएबल थे उनकी वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितना है, 2। एक की वैल्यू अगर 340 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6, 680। बी की वैल्यू कितना है, 3। तो एक की वैल्यू अगर इतना है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुणे 340। तो 4 3 12, 3 तिकाई 9, 1 10, 1020। इसी तरह तीसरा, तो कोई है यहाँ पे देखिए 680, 1020, 680, 1020, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये वाला मेथड पढ़ेंगे कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से, और बाकी तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A closed wooden rectangular box made of 1 centimeter thick wood has the following outer dimensions: length, width and height. It is filled to capacity with cement. What is the volume of cement? अब देखिए यहाँ पे एक आयताकार बॉक्स है जो 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये हुआ हमारे पास आयताकार बॉक्स, और ये कैसा है, बंद है, पूरी चारों तरफ से बंद है। जैसे ये हुआ हमारे पास एक आयताकार बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो विड्थ है इसका मतलब आयताकार बॉक्स है, यहाँ पे जैसे इसको कवर करते हुए ये पूरा एक क्लोज्ड दीवार है। तो ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो सीमेंट आएगा वो मोटाई पे तो आएगा नहीं, सीमेंट इसके अंदर भाग भी भरा जाएगा यहाँ पे। तो अगर टोटल लंबाई मतलब यहाँ से जो ये मोटाई भी हो गया दोनों साइड, मोटाई को जोड़कर टोटल लंबाई अगर दे रखा है 22, तो एल इफेक्टिव, अगर हम बोले इफेक्टिव यानी एग्जैक्ट जहाँ पे सीमेंट आएगा, तो अगर इफेक्टिव की बात करें तो 22 सेंटीमीटर तो टोटल था, 1 सेंटीमीटर इसका मोटाई था, तो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना घट जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी जहाँ पे सीमेंट आएगा वो केवल अंदर वाले भाग पर आएगा। तो एल कितना हो जाएगा यहाँ से 20। इसी तरह अगर हम बात करें विड्थ की, तो टोटल कितना 17, लेकिन 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से मोटाई को अगर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अगर हम बात करें हाइट, तो हाइट कितना था, 12, दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर कम हो तो कितना हो जाएगा, 10। अब हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गया। हमें क्या निकालना है, बॉक्स पर कितना सीमेंट आएगा, बॉक्स पर सीमेंट आना यानी उसका कितना आयत निकालना है, यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितना है 20, बी कितना है यानी विड्थ कितना है 15, और हाइट कितना है 10। तो 15 दूना 30 और 2 0, यानी 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बॉक्स क्लोज्ड है, तो बॉक्स क्लोज होने के कारण इसका जो है ढक्कन, यहाँ पे जैसे ढक्कन लगा रहता है, तो ढक्कन का मोटाई, नीचे साइड बेस का मोटाई, इसी तरह लंबाई में दोनों साइड घट जाएगी, इसी तरह चौड़ाई में दोनों तरह घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35 if the piece were 4 meter longer and each meter were
to cost 1 rupees lesser, then the total cost would remain unchanged. How long is the piece of cloth? एक कपड़े का एक टुकड़ा 35 रुपया का है। अब हमें नहीं पता कि कितना मीटर लंबा है, पर इस टुकड़े का जो कीमत है, कॉस्ट है, वो कितना है? 35 रुपये। यदि टुकड़ा 4 मीटर लंबा होता और प्रत्येक मीटर पर 1 रुपया कम खर्च होता तो कुल लागत जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी उतना ही रहता। तो बताना है कपड़े का टुकड़ा कितना मीटर लंबा है। तो मान लिया कि ये जो कपड़ा है कितना मीटर लंबा है? x मीटर लंबा है। कितना? x मीटर लंबा। अगर ये x मीटर लंबा है और उसका कितना रुपया कॉस्ट है, यानी उसकी कीमत कितना है? 35 रुपया। तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 35/x रुपया। ठीक है, x मीटर का अगर उसका कॉस्ट 35 रुपया है तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा? 35/x। अब बोल रहा है कि ये टुकड़ा अगर 4 मीटर लंबा होता है, यानी अभी ये लेंथ की बात करें, अगर हम इसके अभी की लेंथ की बात करें तो x तो पहले था, अभी ये 4 मीटर ज़्यादा है तो x + 4, और प्रत्येक मीटर का खर्चा जो है 1 रुपया कम हो जाता है। यानी कॉस्ट की बात करें तो 1 मीटर पर पहले 35/x था, लेकिन अभी जो है 1 रुपया कम खर्च हो रहा है, यानी 35/x - 1। अगर हम अभी इसका कुल लागत निकालें तो कितना होगा? टोटल लंबाई कितना है कपड़े का? x + 4। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 35/x - 1। तो टोटल लागत कितना हो गया? बोल रहा है कि ये अपरिवर्तित है। पहले कितना लागत था? 35 रुपये। तो ये पहले के बराबर ही है। इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचा कितना? 35। x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x। 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 चौको 140/x माइनस का 4। सॉल्व हो गया हमारे पास 35। तो यहाँ पे देखिए 35 से 35 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 140/x माइनस x = 4। हमें टोटल लंबाई बताना था टुकड़े का, यानी x की वैल्यू निकालना था। वैल्यू पुटिंग से यहाँ पे कर सकते हैं, x की वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कटिंग आराम से कौन सा कट जा रहा है? अगर 0 वाला देखें b की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 140/10 माइनस 10, तो ये 0 से 0 कट गया। 14 - 10 यानी 4, यानी 4 = 4 आ गया। एग्जैक्ट आ गया हमारे पास x की वैल्यू कितना? 10 मीटर। यानी हमें पूछा था कि कपड़े का टुकड़ा कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर लंबा है। ठीक है, बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा स्क्वायर के फॉर्म में, वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिंपल है हमारे पास ऑप्शन तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा। कोई डीप नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेरे को आज का सेट लगा। बाकी क्वेश्चंस इजी थे, बेसिक जो मेथड है उसी से सॉल्व हो पा रहे हैं, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।